चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर अपना कार्य किया पूरा। रोवर को सुरक्षित जगह पर पार्क कर स्लीप मोड में किया गया सेट। G20 शिखर सम्मेलन की चौथी शेरपा बैठक का आज होगा आगाज। बैठक में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष होंगे शामिल। दिल्ली में आज भी G20 शिखर सम्मेलन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल जारी। ओडिशा में भारी बारिश का कहर जारी। 6 जिलों में बिजली गिरने से कम 10 लोगों की मौत, 3 जख्मी। इजराइल में न्यायिक बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। लगातार 35वें हफ्ते में भी हजारों की संख्या में जुटे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी। और भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता हॉकी 5S एशिया कप का खिताब। इस जीत के साथ भारत ने 2024 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी किया क्वालिफाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इसरो ने बताया है कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अपने सभी कार्य पूरे कर लिए हैं और इसे निष्क्रिय कर दिया गया है। प्रज्ञान रोवर को चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा पर ले जाया गया था। रोवर अब तक चंद्रमा की सतह पर 100 मीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका है। इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रमा पर अगला सूर्योदय 22 सितंबर को होने की आशा है और अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान-3 मिशन के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम सही कार्य कर रहे हैं और चंद्रमा पर रात होने के बाद निष्क्रिय स्थिति में डाल दिया गया है। रिसीवर को चालू रखा गया है। उन्होंने कहा कि अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। और अब बात G20 की। हरियाणा के नूंह में आज G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और आखिरी शेरपा बैठक का आगाज होगा। बैठक में G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के शेरपा और अन्य प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष भी शामिल होंगे। सभी प्रतिनिधि 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 की बैठक के लिए फाइनल एजेंडा तैयार करेंगे। 5 सितंबर को राज्य की समृद्ध परंपरा और संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। और वहीं दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जारी तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। सम्मेलन के दौरान मेहमानों और आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस आज भी राजधानी के कई क्षेत्रों में फुल ड्रेस रिहर्सल कर रही है। इस वजह से कई जगहों पर यातायात प्रतिबंधित है। 3 चरणों में फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। सबसे पहले सुबह 8 बजे से 9 बजे तक फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इसके बाद सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक और अंतिम चरण में दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक रिहर्सल हो रही है। दिल्ली में आने जाने के लिए पुलिस ने यात्रियों को मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8, 9, 10 और 11 सितंबर को कुछ ट्रेन सेवाओं में परिवर्तन किया गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है कि G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए 8 सितंबर को 4 ट्रेनें, 9 सितंबर को 34 ट्रेनें, 10 सितंबर को 37 ट्रेनें और 11 सितंबर को 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 64 रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं। सम्मेलन की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इसे ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली आने वाली या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों का पड़ाव गाजियाबाद या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन होगा।
संस्कृति के रंग काशी के संग वाराणसी में इन दिनों काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव जारी है। 1 सितंबर को शुरू हुए महोत्सव में गायन, वादन, नृत्य और नुक्कड़ नाटक सहित 4 श्रेणियों में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए क्षेत्रवासियों को आमंत्रित किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम एक अच्छी पहल है, जहां अलग अलग संसदीय क्षेत्र के लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने और सांस्कृतिक उत्सव में भागीदारी का अवसर मिलता है। आजकल भाजपा के सांसद इसके आयोजन में जोर शोर से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मैंने भी अपनी काशी में एक विनम्र प्रयास किया है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसमें शामिल प्रतिभागियों का जरूर उत्साहवर्धन करें। और वहीं भारत G20 की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मना रहा है। भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार विमर्श में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों को स्थान प्रदान किया गया है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत G20 की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मना रहा है। भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार विमर्श में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों को स्थान प्रदान किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह ने सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों तथा सृजनात्मक निर्माण की क्षमता वाली अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का उद्देश्य एक संयुक्त साझा संवाद को बढ़ावा देना और विशेषज्ञ संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से विस्तृत चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक इस साल 27-28 अप्रैल को भुवनेश्वर में आयोजित की गई। बैठक में प्राथमिकता क्षेत्र 3 कार्य के भविष्य के संदर्भ में आजीवन सीखने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। How the future of work that can be, and in this connection we can surely assure to the whole country of India that India, the number of youth will be the highest in the world. 27 देशों के 60 से ज्यादा प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में अपनी नीतियों और पहलों को साझा किया। उन्होंने तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए अप स्किल और रीस्किल के महत्व और लगातार जरूरत को भी स्वीकार किया। गोवा में G20 विकास कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 5 प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें लैंगिक डिजिटल अंतर को समाप्त करना, STEM क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, साक्षरता अंतर को समाप्त करना, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी शामिल रहे। संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक भुवनेश्वर में आयोजित की गई। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने संस्कृति कार्य समूह की प्रारूप की तीसरी और चौथी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए चर्चा सत्रों में भाग लिया। We continue to focus on Vikas. Vikas means development. We are also ensuring that our Virasat means heritage of ancient culture and tradition continue to be preserved. बैठक के अंतिम दिन संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रतिनिधियों के साथ उदयगिरी की प्रसिद्ध गुफाओं का दौरा किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत सम्मेलन और पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए 6 सितंबर से 2 दिन के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। दोनों सम्मेलनों की मेजबानी जकार्ता में आसियान का वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया करेगा। इस सम्मेलन में भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और आपसी सहयोग की भावी दिशा निर्धारित की जाएगी। पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत सहित इसके 8 वार्ता भागीदार क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।
दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम से भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बेड़ेश्वर धाम से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग के साथ भीलवाड़ा जिले की कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और 19वें दिन कोटा में समापन होगा। दूसरी यात्रा के दौरान 19 दिनों में 2433 किलोमीटर चलकर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और भीलवाड़ा जिले की कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। अमित शाह इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही बेनेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वो राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले आज सतना जिले से शुरू होने वाली पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। भाजपा अध्यक्ष सतना में देशमुख नानाजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही भगवान श्री कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में बारिश का कहर जारी है। बिजली गिरने से खुर्दा जिले में 4, बोलांगीर में 2 और अंगुल, बौद्ध, जगत सिंहपुर और ढेंकनाल में एक व्यक्ति की जान चली गई। बिजली गिरने से खुर्दा में 3 लोग घायल भी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय रेलवे ने 1 से 31 अगस्त के बीच 634.66 मीट्रिक टन माल की ढुलाई की है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये 620.88 मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.78 मीट्रिक टन अधिक है। राजस्व के मामले में भारतीय रेलवे ने इसी अवधि के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें माल ढुलाई खंड का राजस्व, यात्री खंड का राजस्व और अन्य विभिन्न राजस्व शामिल है। भारतीय रेलवे ने 1 से 31 अगस्त के बीच 48% पूंजीगत व्यय का उपयोग किया है, जो 1,15,000 करोड़ रुपए है। लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम के सहयोग से किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भाग लेने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि एफपीओ का लक्ष्य उत्पादन की बजाय संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विकास कर किसानों की आर्थिक तरक्की करना है। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम के सहयोग से किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में भाग लेने आए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि सीमांत किसानों के आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने एफपीओ की शुरुआत की है। एफपीओ का लक्ष्य उत्पादन के बजाय संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विकास कर किसानों की आर्थिक तरक्की पर होना चाहिए। 3 वर्ष पहले जो एफपीओ बन चुके हैं, अब उनका मार्केटिंग लिंकेज हो रहा है कि नहीं, क्या उनकी मुश्किलें आ रही हैं और क्या अच्छा काम हो रहा है, उस पर आज सारे चर्चा कर रहे हैं ताकि भविष्य में इसको और सुदृढ़ कैसे करें, उस पर निष्कर्ष निकले। इस अवसर पर लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम की प्रबंध निदेशक डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी ने निगरानी, सरकारी कार्यों के संवेदीकरण, एफपीओ के लिए लाइसेंस और बैंक पूंजी प्राप्त करने में सरकारी एजेंसियों को सुविधा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। Each state and each IA, the request is please look at your allocation. Divide it into 500, minimum 500 farmers, and then what is the mobilization which we need to do by the end of this calendar year.
कार्यशाला में भाग लेने आए राज्यों से अधिकारियों और हितधारकों ने भी तकनीकी सत्रों में आयोजित हुए अलग अलग सत्रों की महत्ता को रेखांकित करते हुए एफपीओ को किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए अहम बताया। एफपीओ को एक संगठन के रूप में आज की डेट में जो आवश्यकता है, जो किसानों को एक संगठित करने की आवश्यकता है, वो जो किसानों की आय को दुगना करने का जो संकल्प लिया है, उसमें एक बहुत ही बड़ा योगदान स्थापित करेगी। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों, आयुक्तों और निदेशकों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों और योजना की 15 परियोजनाओं कार्यान्वयन एजेंसियों ने भाग लिया और एफपीओ के जरिए किसानों की आर्थिक तरक्की और कृषि क्षेत्र को उद्यमशील बनाने पर केंद्र व राज्यों के बीच साझा रणनीति बनाकर काम करने पर सहमति जताई। किसानों का उत्पादन, उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाकर देश में कृषि क्षेत्र का आर्थिक रूप से उन्नयन करने के लिए भारत सरकार ने एफपीओ के गठन का काम शुरू किया है और इसी संदर्भ में न केवल 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति लाकर किसानों की आर्थिक तरक्की के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने के महत्वपूर्ण प्रयास भी किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इजराइल के निवासियों द्वारा वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि लगातार 35 हफ्ते से लोग नेतन्याहू की सरकार के न्यायिक प्रणाली में बदलाव की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि न्यायिक प्रणाली में बदलाव की योजना से देश के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत खतरे में है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक बदलाव से जुड़ी अपीलों की सुनवाई शुरू होने से इजराइल में घरेलू संकट जैसी स्थिति बन गई है। कुर्दिश और अरब निवासियों के बीच प्रतिद्वंदी विरोध प्रदर्शन के बाद इराक के उत्तरी शहर किरकुक में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने किरकुक में कर्फ्यू लगाने और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा अभियान का आदेश दिया। प्रधानमंत्री शिया अल सुदानी के कार्यालय ने एक बयान में यह बात कही है। इराक के प्रधानमंत्री ने सभी पक्षों से संघर्ष को रोकने और सुरक्षा, स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। खबरों के अनुसार किरकुक में कई दिनों से चल रहे तनाव के दौरान हुई हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। उधर सिंगापुर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थरमन शरणमुगारत्नम ने कहा है कि वे उम्मीद से ज्यादा जन समर्थन का सम्मान करते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारतीय मूल के 66 वर्षीय शरणमुगारत्नम ने 70% से अधिक मत हासिल कर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। सिंगापुर में 2011 के बाद पहली बार एक चुने हुए राष्ट्रपति ने पदभार संभाला है। वे सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद पत्रकारों से बातचीत में शरणमुगारत्नम ने कहा कि ये चुनाव विविध संस्कृति वाले सिंगापुर की एकता को परिलक्षित करता है। और यहां वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब खेल जगत की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 5S एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को मात दी है। ओमान में खेले गए पहले 5S एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से हराया। दोनों टीमों ने निर्धारित समय में 4-4 गोल किए, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ और भारत ने जीत दर्ज की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हॉकी में भारत की इस शानदार जीत पर टीम को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दूसरे हाफ में 2-4 से पिछड़ने से लेकर शूटआउट में हॉकी 5S एशिया कप का फाइनल 2-0 से जीतने और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराने तक ये हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के धैर्य और जुनून के बारे में बहुत कुछ बताता है। अद्भुत प्रदर्शन और ओमान में होने वाले हॉकी 5S विश्व कप में अपनी जगह बनाने के लिए मैन इन ब्लू को बधाई। टीम को मेरी शुभकामनाएं। अनुभवी पैडलर शरद कमल और मनिका बत्रा आज से शुरू हो रही एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। ये प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में 10 सितंबर तक आयोजित होगी। महाद्वीपीय चैंपियनशिप का 26वां संस्करण पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए एक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी है। प्योंगचांग टेबल टेनिस मीट में भारत की पुरुष टीम को तीसरी वरीयता दी गई है, जबकि महिला टीम 5वें स्थान पर है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल और महिला युगल
प्रतियोगिताएं भी शामिल होंगी। भारतीय टीम में 10 सदस्य हैं, जिसमें 5 पुरुष और इतनी ही महिलाएं हैं। यूएस ओपन में आज भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एमडेन की जोड़ी पुरुष युगल का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। इस जोड़ी का सामना ब्रिटिश जोड़ी के साथ होगा। और वहीं साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने प्रतियोगिता के पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तीसरे दौर के मुकाबले में अल्कराज ने ब्रिटेन के डेन इनवास को 6-2, 6-3, 4-6, 6-3 से हराने में सफलता पाई। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में अल्कराज का सामना मैटेओ अर्नाल्डी से होगा। 13वीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी डी मिनोर ने यूएस ओपन के अंतिम 16 में जगह बना ली है। डी मिनोर ने तीसरे दौर के मुकाबले में चिली के निकोलस जेरी को हराया। और इटली के जूनियर सिनर ने भी यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। छठी वरीयता प्राप्त सिनर ने तीसरे दौर के मुकाबले में स्विट्जरलैंड के स्टैनिस्लास वावरिंका को हराने में सफलता पाई। 8वीं वरीयता प्राप्त रूस के आंद्रेई रूबलेव ने यूएस ओपन के तीसरे दौर के मुकाबले में फ्रांस के आर्थर रिंडरकनेच को हराकर आंद्रेई रूबलेव ने स्थान हासिल कर लिया है। रूबलेव ने आर्थर को 3-6, 6-3, 6-1, 7-5 से हराया। और महिला एकल में बेलारूस की आर्याना साबालेंका ने यूएस ओपन के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। दूसरी वरीयता प्राप्त साबालेंका ने तीसरे राउंड के मुकाबले में फ्रांस की क्लारा ब्यूरेल को 6-1, 6-1 से मात दी। अमेरिका की मैडिसन कीज ने अपनी जीत के अभियान को जारी रखा है। तीसरे दौर के मुकाबले में मैडिसन कीज ने रूस की ल्यूडमिला सैमसोनोवा को हराने में सफलता पाई। तीसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसिका पेगुला ने यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पेगुला ने यूक्रेन की एलिना स्वतोलिना को 6-4, 4-6, 6-2 से हराया। चीन की किनवेन झेंग ने अपने शानदार खेल को जारी रखते हुए यूएस ओपन के अंतिम 16 में स्थान बना लिया है। झेंग ने इटली की लूसिया ब्रोंजेटी को 6-3, 4-6, 6-4 से हराया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। भारतीय पारी के बाद तेज बारिश की वजह से पाकिस्तान की पारी में एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी। अंपायरों ने काफी देर इंतजार करने के बाद दोनों कप्तानों से बात की और मैच को रद्द घोषित कर दिया। ऐसे में दोनों टीमों के एक अंक से उन्हें संतोष करना पड़ा। इससे पहले भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। वो 48.5 ओवर में 266 रन ही बना सकी। भारत के लिए हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की जोड़ी ने 5वें विकेट के लिए 138 रनों की साझेदारी निभाई। और पाकिस्तान के खिलाफ एक समय जब भारतीय टीम लड़खड़ाती दिखी तो उस वक्त पर भारत के 2 बल्लेबाजों ने न केवल क्रीज पर टिककर समय बिताया बल्कि भारत के स्कोर बोर्ड में भी तेजी ला दी। हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की जोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सुपरहिट साबित हुई। पाकिस्तान की पेस बैटरी के आगे जब एक वक्त टीम इंडिया के रणबांकुरे अपनी जमीन तलाशते दिख रहे थे, ठीक उसी समय पर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने वह कमाल कर दिखाया जिसका इंतजार पल्लिकल के मैदान पर हर एक भारतीय क्रिकेट प्रेमी को था। भारतीय टीम 66 रन के स्कोर पर अपने 4 बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी और यहां से वापसी की उम्मीद मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी दिख रही थी। लेकिन हार्दिक और ईशान किशन की जोड़ी ने 5वें विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी कर टीम इंडिया को रंग में ला दिया। ईशान किशन ने अपनी 82 रन की पारी में 9 चौके और 2 छक्के जड़े। इस स्टार बल्लेबाज ने 54 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की। ये ईशान के वनडे करियर की छठी 50 भी रही। उन्होंने नजरें जमाने के बाद पाकिस्तान टीम के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। वहीं हार्दिक पांड्या की बात करें तो इस बल्लेबाज ने 90 गेंदों पर 87 रन बनाए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का जड़ा। हार्दिक और ईशान की इस एक साझेदारी ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया कि टीम इंडिया किसी एक नाम पर नहीं टिकी है।
स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।